ये कहानी है ताकशी ननासे की, जो एक नॉर्मल हाई स्कूल का स्टूडेंट है जिसका पास्ट अंधकार और परेशानियों से भरा हुआ था और वो केंगडो की प्रैक्टिस हर रोज किया करता था। तभी उसकी मुलाकात मुई आइबा नाम की एक लड़की से हुई जो स्कूल यूनिफॉर्म में थी, जिसे उसने पहले कभी यहाँ नहीं देखा था। लेकिन वो बेहोश होने की वजह से ताकशी उसे नर्स ऑफिस ले गया। फिर मोई उसे शुक्रिया कहने की बजाय वह गलती से उसे एक मैजिशियन के रूप में बदल देती है। इस कहानी की शुरुआत में हम एक जगह का सीन देखते हैं, जो जगह पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक बंदा कह रहा था, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। उसके ये कहते ही वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम को बताता, मैं जा रहा हूँ मॉम, मैं इस घर से बाहर निकलने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ, मैं तो नरक भी जा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में ताकेशी इसोशिमा से कह रहा था, तुम्हें पता है तुम्हें हमेशा मेरी सुबह की प्रैक्टिस में आने की जरूरत नहीं है। जिस पर इसोशिमा बताती, अब इसे छोड़िए भी, हम तो डेटिंग कर रहे हैं, यह बिल्कुल नेचुरल है और गर्मी की छुट्टियां तो खत्म होने वाली है ना। तभी ताकेशी ने कहा, मैं तो यही चाहता हूँ कि स्कूल फिर से शुरू हो जाए। ये बात को सुनकर इसोशिमा कहती कि तुम सचमुच में घर पर नहीं रहना चाहते, वैसे क्या तुम अभी भी गेकू से बातचीत नहीं कर रहे? जिसके जवाब पर ताकेशी कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कभी कर पाऊंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर इसोशिमा बोलती, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए गेकू से बात कर सकती हूँ। लेकिन ताकेशी इसके लिए मना कर देता है। तभी इसोशिमा कही, यह तुम्हारी गलती नहीं थी और यह एक एक्सीडेंट था। इसी के साथ ताकेशी कुछ जवाब दिए बिना आगे बढ़ने लगा और वो दोनों स्कूल में अपनी क्लास की ओर रवाना हो जाते हैं। पर ताकेशी जब अपनी क्लास में पहुंचा तभी उसी की साइड में एक लड़की गिर जाती है, जो देखकर ताकेशी काफी घबरा चुका और वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो लड़की को होश ही नहीं आता। फिर हम नर्स ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए ताकेशी उसको खुद उठाकर बेड पर लेटा देता है और उसके कुछ देर बाद वो बड़बड़ाने लगी, भाई भाई मत जाओ। और वो लड़की ताकेशी को पकड़ते हुए कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि तुम चले जाओ। उस लड़की को अपने से चिपकता देखकर ताकेशी उसे हटाने ही जा रहा था, पर वो रो रही थी, इसलिए ताकेशी कहता, वह सोचती है कि मैं उसका भाई हूँ। साथ ही साथ उस लड़की को होश आ चुका। जब वो ताकेशी को इतना करीब देखती है तो वो तुरंत उसको अपने से दूर कर देती है, यहाँ तक कि वो अपनी पिस्टल उसकी तरफ पॉइंट कर देती है। फिर वो कहती, मैं कहाँ पर हूँ? जिस पर ताकेशी बताता, साकुराया हाई स्कूल के नर्स ऑफिस में। ये बात को सुनकर लड़की कहती कि है साकुराया नर्स ऑफिस में, पर मैं यहाँ क्यों हूँ? जिसके जवाब पर ताकेशी कहने लगा, क्योंकि तुम अचानक बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुमको यहाँ पर ले आया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो चक्कर खाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से दोनों के होठ आपस में टकरा गए। वहाँ का ऐसा सीन देखकर वो लड़की चिल्लाते हुए तुरंत एक गोली फायर कर देती है, जिसकी वजह से ताकेशी के वो बुलेट राइट साइड में जाके लगी। उसके इस खतरनाक रूप को देखकर ताकेशी बोलता है, बस शांत हो जाओ, यह एक एक्सीडेंट था और बस कुछ नहीं। वो बात को सुनकर लड़की का कहना है, जरूर तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कुछ अजीब बात सोच रहे होंगे। जो सुनने के बाद ताकेशी कहा, तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो, लेकिन मेरा मतलब है कि यह मेरी पहली किस्त थी। चलो तो फिर हम क्यों ना भूल जाए कि ऐसा कभी हुआ था। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम मोई बताती है। तभी ताकेशी उसकी गन में से मैजिक निकलता देखकर कहता, चमकता हुआ स्मोक, यह तो तुम्हारी गन में से निकल रहा है। उसके इस जवाब को सुनकर मोई बोलती, क्या तुम इसे देख सकते हो? लेकिन इसका मतलब है, अरे नहीं, यह नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। उसी वक्त वहाँ पर ब्लैक बटरफ्लाई आ जाती है, जिसे देखकर मोई ने तुरंत भून दिया। जिसके बाद मोई उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से कहीं ले जाने लगी, लेकिन उसका रास्ता रोकने के लिए उसका भाई वहाँ आ चुका। पर उसका भाई कहता, तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तभी मोई कहने लगी, भाई ट्रेलर ने तुम्हारी यादें लिख दी है। और गाइस मैं एक बात क्लियर कर दूं, मोई के भाई की यादें रिमूव हो चुकी है और ये किसने किया वो मैं बता नहीं सकता, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। इसलिए हम कहानी की तरफ आते हैं, जहाँ पर और लोग भी आ चुके, जो आते के साथ उनमें से एक लड़की कहती, तत्सुगानाशी बस इसे अभी खत्म करो ताकि हम जल्दी से यहाँ से निकल सके। उसकी ये बकवास को सुनकर ताकेशी वहाँ से उसको ले जाने लगा, पर वो जहाँ से भागने वाले थे वो लोग वहाँ का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। जो देखकर मोई कहने लगी, अगर तुम एक भी गलती करोगे तो तुम अपनी मैजिक पावर खो दोगे। फिर उसका भाई कहने लगा, लेकिन मैं तुम पर हमला नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुमको फंसा रहा हूँ। तभी वो हट्टा कट्टा मुस्टंडा तत्सुगानाशी से कहा, इसका ध्यान मैं रखूंगा। जिस बात पर तत्सुगानाशी बताता, बस
कोई मैजिक का इस्तेमाल मत करना। तभी ताकेशी अपनी सोड को बाहर निकाल लेता है और उससे कहा, मुझे कुछ पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब काफी बुरे लोग हो। जिसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। फाइट में ताकेशी उस बंदे का सामना काफी मुश्किल से कर पा रहा था, पर ताकेशी की सोड स्किल उस बंदे से काफी बढ़िया थी, इसलिए ताकेशी उस पर एक अटैक करने में कामयाब रहा। ताकेशी की इस स्किल को देखकर तत्सुगुनाशी के साथी काफी इम्प्रेस हो चुके। अपने साथियों की ऐसी बातों को सुनकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो भी सीरियस होकर उस पर हमलों की बारिश करना शुरू कर देता है। इसी के चलते ताकेशी की लकड़ी की सोड टूट गई, लेकिन इसकी वजह से उसको एक एडवांटेज हुआ क्योंकि ताकेशी की मैजिक आई एक्टिवेट हो जाती है और वो इसकी मदद से होने वाले अटैक पहले ही देख लेता है। यहाँ तक कि वो बंदा बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज कर रहा था जो ताकेशी ने अभी देखी। तभी ताकेशी मोई को नीचे झुकने को कहकर उस पर हमला करने के लिए चला जाता है और उसकी एक ही अटैक की वजह से उस बंदे की सोड लहराते हुए खिड़की की तरफ बढ़ रही थी, पर रास्ते में तो उसके मोई खड़ी थी, इसलिए वो ताकेशी के कहे मुताबिक झुक जाती है और वो सोड खिड़की को तोड़ देती है, जो देखकर ताकेशी मौका पाकर मोई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो ताकेशी को भागता देखकर उसके पीछे ही जाने वाला था, पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है, पर वो लड़की अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ उस पर हमला कर देती है। फिर यहाँ सीन कट हुआ। दूसरी तरफ मोई कह रही थी, जो भूतों के साथ रह रहे हैं वह मैजिशियन की एक कम्युनिटी है, वह मैजिशियन की नजरों को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई मैजिक देखता है तो इससे परेशानी हो जाती है, भयभीत हो जाता है और आखिर में उसे मार देते हैं। इससे गुस्सा और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। हमेशा से ही मैजिशियन से आम लोग डरते रहे हैं, इसलिए हम अपना अस्तित्व छिपाते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये आइडिया पसंद नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भूत ट्रेलर। सुबारू मैजिक एकेडमी में हम लोगों के साथ रहने में मदद करने के लिए काफी कुछ सीखते हैं। उसी वक्त वहाँ पर ईशोशिमा और वो गुंडे भी आ गए, जो देखकर ताकेशी तुरंत ईशोशिमा की सोड ले लेता है। जिसके बाद उसके साथी ने मोई पर हमला कर दिया, पर ईशोशिमा तो किताब मारते हुए उसके नाक में से खून निकाल देती है, जो देखकर वो बंदा काफी गुस्से में अपने मैजिक आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए ईशोशिमा पर अटैक कर देता है। उसको बचाने के लिए मोई उसके सामने आ गई और उसके ज्यादातर अटैक मोई को ही झेलने को मिलते हैं और उस बंदे ने जो अटैक किया है उस अटैक में पॉइजन था। पर वहाँ कुछ ऐसा होता है जो हमने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वहाँ अचानक से फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है जिसने उस बंदे का खेल वहीं खत्म कर दिया। दूसरी तरफ मोई बुरी हालत में उनको बताती, अगर तुम लाइफ वर्ल्ड में किसी मैजिशियन पर हमला करने के लिए एंसेस्ट्रल मैजिक का इस्तेमाल करते हो तो तुम अपनी सारी मैजिक पावर खो दोगे। मैजिशियन के लिए लाइफ वर्ल्ड एक कर्ज प्लेस है। तभी एक और बंदे ने ताकेशी पर हमला करना शुरू कर दिया, पर ताकेशी तो उसके अटैक को डॉज करने में लगा था। दूसरी तरफ ईशोशिमा के अंदर पॉइजन फैल रहा था। उसी वक्त ईशोशिमा की जेब में से कुछ गिरता है। उसके गिरने के साथ वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुकी, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा बदल जाती है। उसके इस बदले हुए रूप को देखकर ताकेशी काफी ज्यादा हैरान था। तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसने उस लड़की को ढेर कर दिया। ये देखकर वो बंदा कहता है, तुम ओतारू को कहाँ ले जा रहे थे? जिस पर वो लड़का बताता है, मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन उसने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। मैं सरप्राइज हो गया, लेकिन फिर वो अचानक से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। वैसे तुम ये क्या कर रहे हो उस सोड और गन के साथ? पर जब उसने अपना हाथ देखा तो वो काफी ज्यादा घबरा चुका, लेकिन इसके बारे में मोई को पता था कि ये सब मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ उस बंदे ने ताकेशी पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया, इसलिए ताकेशी अपनी मैजिक आई का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और एक्टिवेट करने के साथ उसने उसके अटैक को पहले ही भाप लिया, जिसकी वजह से वो उसके अटैक को पहले ही डॉज कर लेता है। लेकिन वो हार ना मानते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मोई अपनी एक स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देती है। एक्टिवेट करने के साथ उसने तुरंत उस पर अटैक कर दिया। अटैक तो बस एक चाल थी, क्योंकि ताकेशी ने उस पर एक ब्रूटल अटैक कर दिया। इसी के साथ ये फाइट यहीं पर खत्म हुई, पर वो सारे काफी हैरान थे कि ये अभी क्या हो रहा था और हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी मोई ने कहा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यह वह दुनिया है जो मिरर के अंदर रही है, जहाँ मैजिशियन रहते हैं। इस दुनिया को बर्बाद दुनिया कहते हैं। जबकि ताकेशी कहा, मैं हमेशा से यही सोचता था, घर में रहने की आशा से रखने से बेहतर है कि कहीं चले जाना है, यहाँ तक कि नरक भी चलेगा।
जिसके बाद हम उस शहर को देखते हैं जो सच में बर्बाद था। तभी मोई कहती, ये है एक स्पेशल प्लेस है जो बिगड़ा हुआ है, ये है टोक्यो है और नहीं भी, इसलिए इसका नाम बर्बाद का शहर है। दूसरी तरफ एक बंदा कह रहा था, अब वो दिन आ गया है जब वह जागेगा और पेंडोरा का पिटारा खुलने की घोषणा करेगा। दुनिया को एक मूल सुंदर के रूप में लौटना होगा, एक ऐसी दुनिया जहां बेकार आम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं। दूसरी तरफ एक नर्स कह रही थी, इसमें थोड़ा दर्द हो सकता है लेकिन यह पोइजन तुम्हारी बॉडी को खाने से रोक देगा, लेकिन यह केवल नेचुरल प्रोसेस को ही तेज करता है और यह अभी तुमको राहत नहीं दे सकता, इसलिए केवल मूर्ख ही बेकार के फाइट में शामिल होते हैं। जिसके बाद वो उसका इलाज करने के बाद एक और पर्सन से मिलने के लिए चले जाते हैं और वो पर्सन उनसे ही कह रही थी, तुम पर हमला करने वाले 3 घोस्ट ट्रेलर्स को हिरासत में ले लिया गया है। ननासे ताकाशी कुन और इशोशिमा काजुमी कुन, ईदा कुजोमी कुन, सही है? हाँ, क्योंकि ये हमारी स्टूडेंट थी जिसने तुमको इन सब में शामिल किया, इसलिए मैं तुमसे हार्दिक क्षमा याचना चाहती हूँ। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मोई उनसे माफी मांगने लगती है। तभी शिजो ने कहा, मुझे यकीन है कि तुमको यहाँ अचानक आने के बाद तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे। जिस पर ईदा काजुमी बताता, दरअसल हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये क्या है। ये बात को सुनकर शिजो कहती कि मुझे यह बताने की परमिशन दीजिए कि तुम सभी की जानकारी के बिना यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारे जन्म से लगभग 1 साल पहले, दूसरे शब्दों में लगभग 16 साल पहले, एक ग्रेट मैजिक वॉर हुआ था। साल 1999 में इमेंस पावर वाले मैजिशियन में से एक एलायंस के खिलाफ जो उन्हें रोकना चाहते थे। घोस्ट ट्रेलर्स के लीडर्स रायु सेंजी काजुमा लास्ट रिक्लेम स्पेल को यूज करके समस्त मानवता को मिटाने की कोशिश की। लास्ट रिक्लेम अपनी पावर को यूनाइट करके विश्व के 2 भागों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार से लास्ट रिक्लेम उस दुनिया में से एक में फैल गया और उसे एक बेजान खाल में छोड़ दिया। लाइफ वर्ल्ड, जिसे हम वह दुनिया कहते हैं जहां से तुम आए हो, और वो कैलेमिटी से बच गया है। हम अपनी दुनिया को बर्बाद दुनिया कहते हैं, हालांकि जो कुछ बचा है वो टोक्यो के ही अवशेष है। उससे आगे सब कुछ धीरे धीरे खत्म होकर जीरो में तब्दील होता जा रहा है। जो सुनने के बाद ताकेशी कहता, तो फिर बैटल का क्या हुआ? ये बात को सुनकर शिजो उसको बताती, फिर एक समझौता हुआ। हमने केवल बर्बाद दुनिया के भीतर ही बैटल जारी रखने की कसम खाई। शर्तों के मुताबिक विजेता लाइव वर्ल्ड पर ही रूल करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैजिशियन अब लाइव वर्ल्ड पर बैटल नहीं कर सकते। टैलेंटेड पर्सन अब हाई लेवल का मैजिक लाइव वर्ल्ड में यूज नहीं कर सकते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर इशोशिमा बोलती, हाँ, मैंने ऐसा देखा है। वह मैजिशियन जो लाइव वर्ल्ड में मैजिशियन को एक दूसरे से लड़ने से रोकने के लिए किया गया था। वो बात को सुनकर शिजो का कहना है, नॉर्मल मैजिक की परमिशन है, लेकिन वह मैजिशियन दूसरे मैजिशियन पर हमला करने के लिए एंसेस्ट्रल मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह मैजिशियन एक पर्सनल क्वालिटीज और पर्सनल द्वारा तय एक अकानेटी मैजिक है। आइबा कुन ने एंसेस्ट्रल मैजिक की 6 क्लासिफिकेशन की लिस्ट बनाई है। तभी मोई कहने लगी, हाँ हेड मिस्ट्रेस, क्लासिफिकेशन इस प्रकार का है, इवेसिव मैजिक, इल्यूजन मैजिक, डिस्ट्रक्शन मैजिक, ब्लैक मैजिक, एक्सेलरेटिव मैजिक और कॉर्पोरियो मैजिक। इन 6 क्लासिफिकेशन के अलावा स्पेशल मैजिक भी है, लेकिन हेड मिस्ट्रेस यह बात तो सबसे छोटे नौसिखियों को भी पता होती है। जिस पर शिजो बताती, तो फिर हर नौसिखिया यह भी जानता है कि स्कूल ग्रुप को छोड़ना खतरनाक है। आखिरकार यह एक बैटलफील्ड है। जिसके बाद ताकेशी पूछता, तो फिर एनिमी लीडर का क्या हुआ? ये बात को सुनकर शिजो कहती कि ऐसी अफवाहें हैं कि लास्ट रिक्लेम के स्पेल करने का रिजल्ट है कि वह डीप स्लीप में चला गया। बाकी लोगों का तो यह भी कहना है कि वह मर गया, पर हमें पक्के तौर पर नहीं पता। जिसके बाद एक बंदे ने पूछा, कम्युनिटी क्या है? जो सुनकर शिजो कहती, कम्युनिटी ऐसे ग्रुप होते हैं जो एक समान विचारधारा साझा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए घोस्ट ट्रेलर्स, जो मैजिशियन के लिए सबसे बढ़िया हिमायत है। यह वह विजार्ड जो गैर विजार्ड के साथ मन से रहने में विश्वास करते हैं। कुछ एलायंस ऐसे हैं जो मिडिल ग्रुप को अपनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हमसे सहमत नहीं हैं। यह मेरा एक्सपेंशन है, हालांकि यह सरफेस को नहीं खरोचता। अब तुम तीनों को डिसीजन लेना होगा। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। क्या तुम सुबारू मैजिक एकेडमी में रहोगे और मैजिक के तरीकों को स्टडी करोगे, या तुम अपना मैजिक छोड़ दोगे और लाइव वर्ल्ड में वापस चले जाओगे, क्योंकि तुम तीनों मैजिशियन हो। अगर तुम लाइव वर्ल्ड में वापस लौटते हो तो तुम्हारे लिए अपने मैजिक को बरकरार रखना काफी ज्यादा खतरनाक होगा। दूसरी तरफ ताकेशी कहता, एकेडमी में बने रहो या अपना मैजिक खो दो। क्या ये एकेडमी सेफ है? जो सुनकर शिजो बताती, हाँ, घोस्ट ट्रेलर्स यहाँ हमला नहीं करेंगे। उनके नजरियों से इंतजार करना और ग्रेजुएट को रिक्रूट करना काफी आसान है। इस तरह से कम कोशिशों से आइबा तत्सुगनाशी जैसे फुल ग्रो सोल्जर को हासिल कर सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद
ताकेशी वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ईदा काजुमी अपनी बहन की फोटो देखने के साथ कहता, ठीक है, मेरा पार्टनर यहाँ रहेगा तो मैं भी रहूंगा। मैजिशियन होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं शायद मुश्किल मोल ले रहा हूँ, लेकिन चलो यह करते हैं। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर इशोशिमा भी वहाँ रुकने के लिए मजबूरन राजी हो जाती है। फिर सीजो उनको बताती, फिर डिसीजन हो गया, हमें तुम्हारे जैसे साथी पाकर काफी खुशी हुई। हालांकि तुम सभी को फर्स्ट ईयर के हाई स्कूल के स्टूडेंट के रूप में नामांकित किया जाएगा। नौसिखिया मैजिशियन के रूप में तुमको मूल बातों से शुरुआत करनी होगी, तो तुम अपनी पहली क्लास सी में बिताओगे। मुझे तुमको भी क्लास सी में ट्रांसफर करना होगा, पर मुझे पता है तुम एडवांस मैजिशियन हो, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम क्लास सी में शामिल हो जाओ। अगले सीन में ताकेशी का भाई कह रहा था, ये सब क्या चल रहा है? केवल ताकेशी ही नहीं बल्कि इशोशिमा भी नए स्कूल में ट्रांसफर ले रही है। जिस पर उसकी मोम बताती, किसी ने इसके बारे में मुझे भी नहीं बताया। तभी ताकेशी का भाई बोलता, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस पर उसकी मोम ने कहा, गेको, तुम्हारे पास चिंता करने के लिए और भी जरूरी मामले हैं। क्या मुझे तुमको तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम की याद दिलाने की जरूरत है? अपनी मोम की ऐसी बातों को सुनकर गेको वहाँ से जाने लगा, पर वो रुकते हुए कुछ सोचने लगा। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर क्लास सी की तरफ आ जाता है, जहाँ पर सर इशोशिमा के मैजिक के बारे में बता रहे थे। ये ऐसा एग्जाम्पल है जो मिड पॉइंट के रूप में काम करता है, जिसके माध्यम से मैजिशियन अपनी पावर को प्रोजेक्टेड करता है। तभी ताकेशी ने कहा, मेरे पास कोई पहलू नहीं है। जो सुनकर सर ताकेशी का मैजिक देखने लगते हैं और देखने के बाद उनको पता चला कि इसके पास तो इवेसिव मैजिक है। इसके बाद यहाँ सीन कट होता है और हम ताकेशी को देखते हैं जो अपने वेपन को लेने के लिए मोई के साथ जा रहा था, क्योंकि ताकेशी के दोस्तों के पास अपने अपने मैजिक वेपन है, बस ताकेशी के पास खुद का मैजिक वेपन नहीं है। इसलिए वो पहुंच जाता है एक एल्डर के पास और वो एल्डर ही उनको मैजिक वेपन देंगे। फिर वो कुछ देर रिसर्च करने के बाद ताकेशी को एक मैजिक वेपन देते हैं। साथ ही साथ वो कहते, इसकी लंबाई लगभग बांस की सोड के बराबर होगी और इस सोड का मास्टर भी इवेसिव मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। बस मेरा मानना है कि मैजिक के बिना भी नॉर्मल लाइफ जिया जा सकता है, पर उस सोड का मास्टर ग्रेट मैजिक वॉर में लड़ने वालों में से एक था। यहाँ तक कि इसमें मैजिक सर्कल भी है। जो सुनकर मोई कहती, अगर तुम अपना मैजिक उस मैजिक सर्कल में लगाते हो तो यह एक्टिवेट हो जाएगा। तभी एल्डर कहते, हाँ, किसी और के मैजिक सर्कल को होल्ड करने वाले एक्सपर्ट खतरनाक है। इसका इस्तेमाल करने से तुम अपने दोनों हाथ खो सकते हो। अगर तुम इवेसिव मैजिक यूजर हो तो तुम्हारे स्पेल उतना ही सेफ होना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने ताकेशी पर हमला कर दिया और उनके अटैक काफी ज्यादा घातक थे, जिनको ताकेशी काफी मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा था। इसी के साथ एक ब्रूटल अटैक उन्होंने ताकेशी पर कर दिया, जिससे ताकेशी का मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और वो मैजिक सर्कल ताकेशी की मैजिक पावर को एब्जॉर्ब करने लगा, जिसकी वजह से ताकेशी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। पर वो सोड अपने आप को बदलते हुए गन सोड में बदल जाती है, लेकिन वो प्रोसेस बीच में रुक गया क्योंकि ताकेशी की मैजिक पावर खत्म हो चुकी। फिर एल्डर उसको बुलेट देते हुए उस सोड का नाम ट्यूबलाइट बताते हैं, जिसमें तुम अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद हम सी क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। साथ ही साथ वहाँ के स्टूडेंट काफी ज्यादा डरे हुए थे, जैसे कि वहाँ पर कोई डिजास्टर आ गया हो। फिर हमें पता चलता है कि इस क्लास में जो कांड हुआ है वो सब ईदा काजुमी ने किया है, क्योंकि सर उसको मैजिक कंट्रोल के बारे में समझा रहे थे और वो तुरंत ही उसे करने लगा, जिसकी वजह से वो मैजिक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर मैजिक तो उसे ही कंट्रोल करने लगा। यहाँ तक कि सर की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी और इशोशिमा ये सब बात ताकेशी कुन को बता रही थी। ताकेशी कुन भी उसकी ऐसी हरकतों को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, पर वो उसके बारे में क्या ही कर सकता है। इसके बाद यहाँ सीन कट होता है और हम एक नई जगह का सीन देखते हैं। फिर हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो टेलीपोर्टेशन एरे को यूज करने के साथ कहीं और टेलीपोर्ट हो गया। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे स्टूडेंट अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे। जिसके बाद ताकेशी कहने लगा, मोई से मिलने से पहले और सुबारू मैजिक एकेडमी में ट्रांसफर होने के बाद हम 3 बिगिनर्स डेली स्कूल से पहले और बाद में ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मिलने लगे। इसी के साथ ताकेशी अपनी मैजिक पावर को यूज करने के साथ अपनी सोर्ड को गन सोर्ड में बदलने की कोशिश करने लगता है, पर वो इस बार यह करने में नाकाम रहा। जो देखेगा ताकेशी कहता, मुझे अपने मैजिक कंट्रोल को सीखना होगा ताकि मैं इस सोर्ड को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर सकूं। दूसरी तरफ हम इशोशिमा को देखते हैं जो अपने मैजिक पावर को इस्तेमाल करने के साथ खुद को बदल देती है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे स्टूडेंट उसको ठरकियों की तरह ताड़ने लगे। ये देखेगा ताकेशी बोलता, इशोशिमा अगर तुम ट्रांसफॉर्म होने जा रही हो तो एक बच्चे में बदल जाओ। उसकी इस बात पर इशोशिमा बताती, हाँ ताकेशी, क्या तुम्हें छोटी लड़कियां पसंद हैं? जिस पर ताकेशी मना कर देता है। उसी वक्त ईदा काजुमी
काजुमी एक जोरदार धमाका करता है जिसकी वजह से उस ब्लास्ट के एरिया में आने वाले लोग सभी गंदे हो जाते हैं। तभी इशोशिमा ने कहा, तुम्हारी आग यहाँ तक उड़कर आ गई। जिस पर ईदा काजुमी बताता, किसे परवाह है, वैसे भी जल्दी से वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ मोए इशोशिमा को बताती, क्लास का समय हो गया है। अगले सीन में हम चेंजिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर मोए इशोशिमा से कह रही थी, फ्यूचर बताने वाली विच गर्ल की टिकट, और उनमें से मेरे पास 2 है, लेकिन यह कोई साधारण फॉर्चून टेलर नहीं है। वह काफी फेमस है, इसलिए उनकी टिकट हासिल करने में काफी मुश्किल हुई। साथ ही मैंने सुना है कि वो काफी लोगों को लव फ्यूचर के बारे में बताती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर इशोशिमा बोलती, खैर तुम इसमें इतना इंटरेस्टेड हो तो मुझे लगता है कि मैं इनमें से एक लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम पूल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों काफी मजे करते हैं। एंजॉय करने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगे। तभी उनकी मुलाकात ताकेशी और ईदा काजुमी से हो जाती है और ताकेशी उससे कह रहा था, क्या तुम दोनों ने जिम क्लास खत्म कर ली है? जिस पर वो दोनों एग्री थे। तभी ईदा काजुमी ने कहा, तुम दोनों को क्या हो गया? तुम दोनों तो ऑक्टोपस की तरह लग रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर इशोशिमा काफी भड़क जाती है। उसको गुस्से में देखकर ईदा काजुमी कहता, तुम किस बात पर गुस्सा हो रही हो? शायद तुमको दोबारा से पूल में वापस जाना चाहिए और थोड़ी ठंडक लेनी चाहिए। फिर उनके पास से 2 लड़कियां गुजरती है और उनकी ड्रेस पर पैच लगा हुआ था। तभी मोई उनको बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती है और उन दोनों को उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो अचानक क्यों चली गई। उसी वक्त वहाँ पर सर आते के साथ उनको बताने लगे, मेरा मानना है कि वह दोनों विजार्ड ब्रेस के मेंबर हैं और उनके सर का नाम हितोशी है जो उनसे कहते, चलो अब हम रिव्यू को ठीक करें। जिसके बाद मिस्टर हितोशी उनको बता रहे थे, ऐसा कहा जाता है कि करंटली में कुछ 50 से ज्यादा कम्युनिटी हैं। इनमें से 7 इंटरनेशनल मैजिशियन एसोसिएशन मेंबर हैं जिनमें वोटिंग के भी राइट हैं। इन्हें 7 कम्युनिटी कहा जाता है। सबसे पहले विजार्ड का प्रेस जो लीडर है, फिर ऑफिशियल क्लब बॉस, एंशिएंट पेंड्रैगन, स्प्रिकेन, विच ऑफ द कमुलो और केनिकले फाउंडेशन, मुख्याफित, घोस्ट ट्रेलर्स कम्युनिटी। उनमें से किसी के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन हर एक कम्युनिटी की अपनी खासियत होती है, इसलिए टेलरों पर भी उनकी राय अलग अलग होगी। वह कम्युनिटी जो टेलरों को सबसे ज्यादा विरोध करती है हम है विजार्ड ब्रेस। जैसा कि तुम जानते हो, आइबा-सान भी विजार्ड ब्रेस का ही मेंबर था, लेकिन कुछ लोग उसके भाई के कारण उसे देशद्रोह मानते हैं। उनकी ऐसी बातों को सुनकर ताकेशी सोच रहा था जहाँ पर उसका भाई उसे गद्दार कहता है। नेक्स्ट सीन में हम क्लास सी का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने इशोशिमा की फोटो खींच रखी थी और वो उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ से ताकेशी गुजर रहा था और उनकी अश्लील बातों को सुनकर ताकेशी भड़कते हुए कहने लगा, हे तुमने ये क्या किया? इशोशिमा को इस तरह की चीजों से नफरत है, अब मैं इसको ले रहा हूँ। साथ ही साथ हम वहाँ पर मोई को भी देखते हैं। दूसरी तरफ ताकेशी उन लोगों से गुस्से में बोलता, एक्चुअली मैं इशोशिमा को डेटिंग कर रहा हूँ। वो बात को सुनकर वो लोग काफी हैरान थे, यहाँ तक कि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। देखने से ऐसा लगता है यार तुमने पर हमको काफी निराश कर दिया। लेकिन ताकेशी की बात को सुनकर मोई पूछती, तुम और इशोशिमा डेटिंग कर रहे हो? जिस पर ताकेशी एग्री था, लेकिन मोई इस बात पर एग्री नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हम क्लास सी का सीन देखते हैं जहाँ पर मोई ताकेशी से काफी दूर बैठी थी। साथ ही साथ वो उसको इग्नोर मारते हुए वहाँ से चली जाती है। ताकेशी की ऐसी हालत को देखकर इशोशिमा काफी परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो दिन भी आ गया जहाँ पर इशोशिमा अपना फ्यूचर जानने के लिए उस विच के पास आ जाती है और वो विच ताश के पत्तों का इस्तेमाल करते हुए बताती, ताकेशी नानासे, क्या तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग है? तभी इशोशिमा ने कहा, नहीं नहीं, हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। उसके ये कहने के बाद उसने अपना मैजिक शुरू कर दिया और उसमें से 3 ताश के पत्ते बाहर आते हैं। फिर वो विच बताती, फ्यूचर में तुम दोनों को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, सावधान रहो क्योंकि उसकी आंखें भटक जाएंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर इशोशिमा बोलती, बिल्कुल नहीं, यह नहीं हो सकता, ताकेशी मुझे धोखा नहीं देगा, ये झूठ है। ये बात को सुनकर विच कहती कि मेरी लव लाइफ की चीजें कभी कभार इस तरह की होती है जैसा कोई चाहता है। इसी के साथ इशोशिमा वहाँ से भाग जाती है, यहाँ तक कि वो मोई की बातों को याद कर रही थी जो उससे कहती, तुम ताकेशी को डेट कर रही हो है ना? मुझे ये बात पता नहीं थी, आज संयोग से मुझे इसका पता चला। मुझे तुमसे किसी बात के लिए माफी मांगनी है, पर इस बात पर गुस्सा मत करना, यह महज एक एक्सीडेंट था। जिस दिन ताकेशी ने मुझे बचाया
जिसके बाद हम नर्स ऑफिस में गए थे और फिर गिर गए, जिसके बाद हमारे होठ आपस में टकरा गए। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वो उसकी बात को सुनकर कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है और वो इस बात के साथ भड़कते हुए ताकशी से जानबूझकर टकरा जाती है ताकि वो उसको किस कर सके, पर ताकशी उसको ऐसा करने से रोक देता है। फिर ताकशी ने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर ईसोशीमा बोलती, तुम नहीं चाहते। जिस पर ताकशी बताता, वैसे तुम किस बारे में बात कर रही हो? तभी ईसोशीमा ने कहा, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने मोई को किस किया था। ये बात को सुनकर ताकशी कहता कि वो तो बस एक एक्सीडेंट था, जिसके जवाब पर ईसोशीमा कहने लगी, तुम किसी भी लड़की को किस कर देते हो, तुम तो काफी बदमाश हो। जिस बात पर ताकशी उसको बताने लगा, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, पहले ये बताओ। जो सुनने के बाद ईसोशीमा उसको बताती, मुझे ये कहना पड़ेगा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, अभी यही पता चल जाएगा। दूसरी तरफ ताकेशी बोलता कि दरअसल इस बारे में बात करते हुए क्या हम रुक सकते हैं? क्या हम यह दिखावा करना बंद कर सकते हैं कि हम साथ थे? उसकी ऐसी बातों को सुनकर ईसोशीमा काफी हैरान हो गई। अगले सीन में हम काजुमी को देखते हैं जो काफी प्रैक्टिस कर रहा था, साथ ही साथ ताकेशी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। फिर ईदा काजुमी उसको देखकर कहने लगा, ईसोशीमा कब तक प्रैक्टिस से दूर रहेगी, मैं भी देखता हूँ। जिसके बाद ताकेशी बताता, 3 दिन हो गए हैं जब मैंने हमारे नकली रिश्ते को खत्म करने का आइडिया दिया था। शायद इसी की वजह से ही ईसोशीमा ने आना ही बंद कर दिया, लेकिन उसने तो मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज करना भी शुरू कर दिया है। नेक्स्ट सीन में हम ईसोशीमा को देखते हैं जिसके पीछे एक बंदा फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन ईसोशीमा तो उसको कोई भाव ही नहीं देती। तभी उस बंदे ने अपना हाथ ईसोशीमा पर रखा और वो पूछा, अरे मेरी बात तो पूरी सुनो। उसी वक्त ईसोशीमा को एक खतरनाक पल याद आता है और वो घबराते हुए मदद की गुहार लगाने लगी, पर उस बंदे को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? पर वो उसे टच भी कर पाता। तभी ताकेशी उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है, साथ ही साथ वो उससे कहता, ईसोशीमा के पास दोबारा कभी मत दिखना। जिस पर वो बंदा एग्री करने के साथ वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ताकेशी ईसोशीमा के बारे में हमें बताने लगा। जब वह फर्स्ट क्लास में थी, जब से ही ईसोशीमा की सुंदरता ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जब वह मिडिल स्कूल में पढ़ने लगी, लड़के उसे बाहर घुमाने के लिए पूछने लगे। उसके स्कूल के लड़के, बाकी के स्कूल के लड़के और यहाँ तक कि कॉलेज के स्टूडेंट भी। इसी के चलते एक बदमाश ने ईसोशीमा के साथ कुछ ऐसा कर दिया जो हमने कभी सोचा नहीं था। मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में उसका एक स्टोकर के साथ काफी बुरा एक्सपीरियंस हुआ और कुछ समय के लिए उसने स्कूल आना बंद कर दिया। फिर उसने एक बार मेरे पे ट्रस्ट किया। उस दिन से मैंने ईसोशीमा के साथ बाहर जाने का नाटक किया ताकि बाकी लोग उससे दूर रहे। हम इस बात पर सहमत हुए कि जब हम दोनों को कोई ऐसा मिल जाएगा जिससे हम प्यार करते हैं तो हम यहीं रुक जाएंगे। जिस बात पर ईसोशीमा एग्री थी, तभी ताकेशी उसको बताने लगा, मुझे नहीं पता था कि मैं चाहता हूँ कि हम यह दिखावा करना बंद कर दे कि हम डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने यह भी नहीं कहा था कि हम अपनी बातचीत पूरी तरह से बंद कर दे। 2 साल पहले की कहानी जानते हैं जहाँ पर गेको कह रहा था, मैं तो ईसोशीमा को काफी पसंद करता हूँ, लेकिन वैसे तुम कुछ कह रहे थे ना मेरे भाई। जिस पर ताकेशी गेको को बताता, मैं ईसोशीमा को डेटिंग कर रहा हूँ। इस बात की वजह से ही उन दोनों के बीच में अनबन होनी शुरू हो गई। साथ ही साथ गेको एक कार से टकरा गया क्योंकि वो नाराज होकर जल्दबाजी में वहाँ से जा रहा था। जिसके बाद गेको ने कहा, तो ताकेशी तुम आप सबको छीन कर भाग जाना चाहते हो। दूसरी तरफ उनकी सुलह हो चुकी थी, पर ईसोशीमा ने ताकेशी की जेब में से पिक्चर निकाल ली जो देखकर वो काफी भड़क जाती है। तभी ताकेशी उसको बताने लगा, मैंने नहीं खींची ये फोटो बल्कि स्टूडेंट ने खींची है और मैंने इस फोटो को देखा तो काफी गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उनसे वो फोटो ही छीन ली। ये बात को सुनकर ईसोशीमा काफी खुश हो जाती है और उसे पैचअप करने को कहती है, जिस पर ताकेशी भी एग्री कर गया। नेक्स्ट सीन में हम मोई को देखते हैं जो सेफ जोन से बाहर की तरफ आ चुकी। साथ ही साथ उसको विच की बात याद आती है जहाँ पर विच उससे कह रही थी, किस फ्यूचर की बात कर रही हो? जिस पर मोई बताती, मेरा भाई, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई को ढूंढो। तभी विच ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की लोकेशन बता दूंगी। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है। तभी यहाँ सीन कट होकर मोई की तरफ आता है जो अपने भाई की लोकेशन की तरफ ही जा रही थी। फिर हम ईदा काजुमी को देखते हैं जो अपनी फायर पावर को ताकेशी की बुलेट में डाल रहा था, लेकिन फिलहाल वो इस बार नाकाम हो जाता है। साथ ही साथ वो कहता,
इस समय काफी दर्द हुआ। वैसे क्या सचमुच में ऐसी किसी चीज में मैजिक डालना मुमकिन भी है? ये बात को सुनकर ताकेशी कहता कि जब तक तुम अपने मैजिक को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो तो हाँ। जिसके जवाब पर ईदा काजुमी कहने लगा, कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो सचमुच में मेरे पास नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ताकेशी बोलता, मैं भी उसी नाव में हूँ और मुझे कोटरेज को समन करने में कामयाब होना होगा। जिस बात पर ईदा काजुमी उसको बताने लगा, खैर इसमें कोई मदद नहीं है, हमें बस प्रैक्टिस करते रहना होगा जब तक हम इसमें अच्छे नहीं हो जाते। तभी वहाँ पर इशोशिमा आते के साथ कहने लगी, ताकेशी मोई कहीं चली गई है, वह कल रात से हॉस्टल में वापस नहीं आई। मुझे चिंता होने लगी, फिर मुझे उसके मेज पर यह मिला और उस मैप पर कई जगह पर क्रॉस लगे हुए थे। ये देखकर ताकेशी समझ चुका, इसलिए वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है। अगले सीन में मिस्टर हितोशी उनको बता रहे थे, हम इसके लिए आइबा सान को सूचित कर देंगे। पर ताकेशी इस बात पर एग्री नहीं था क्योंकि वो खुद उसको ढूंढने के लिए नहीं जा रहे थे। लेकिन सर भी क्या कर सकते थे क्योंकि बर्बाद दुनिया में काफी बड़े पैमाने पर लड़ाई उलझी हुई है। इसी वजह से हेड मिनिस्ट्रेस यहाँ नहीं है और हम बड़ा डिसीजन खुद नहीं ले सकते। नेक्स्ट सीन में ईदा काजुमी किसी से कह रहा था, हाँ तुम बर्बाद दुनिया में जा रहे हो? जो सुनकर ताकेशी कहता, हाँ मैं मोई को ढूंढने जाना चाहता हूँ। जिस पर ईदा काजुमी बताता, लेकिन यह पागलपन है, हमें कोई जानकारी नहीं है कि बाहर की दुनिया का क्या हाल है। तभी ताकेशी ने कहा, मुझे जाना होगा, मुझे यकीन है मोई अपने भाई को वापस लाने गई है। यह अकेले उसके लिए काफी खतरनाक होगा। ये बात को सुनकर इशोशिमा कहती कि क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें पता है कि वहाँ बैटल लड़ी जा रही है, यह प्रैक्टिकली सुसाइड होगा। जिसके जवाब पर ताकेशी कहने लगा, फिर भी मैं मोई के बारे में चिंतित हूँ। मोई और मुझ में काफी कुछ सेम है। किसी के द्वारा नफरत किया जाना और गलत समझा जाना सचमुच काफी पेनफुल होता है। इससे मुझे काफी दुख पहुँचा कि मैं काफी दूर आ गया हूँ, लेकिन मोई लड़ने को तैयार है। वह अपने प्यारे भाई को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उसकी हिम्मत को देखकर मुझे भी लगता है कि मैं भी एक दिन लड़ सकता हूँ। यह शायद मेरे हित के लिए हो, लेकिन मैं मोई को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगले सीन में हम मोई को देखते हैं जो अपने भाई के बारे में याद कर रही थी, जहाँ पर उसका भाई अपने मैजिक का इस्तेमाल कर कुछ क्रिएट कर रहा था, पर शायद वो नहीं था जो वो क्रिएट करना चाहता था। साथ ही साथ उनके बीच खुशी का माहौल भी क्रिएट हो जाता है। यही बात को सोचकर मोई अपने भाई की तलाश शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ताकेशी अकेले ही मोई को बचाने के लिए निकल पड़ा, पर वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं ताकि उसकी कम से कम कुछ तो मदद हो सके। उसी वक्त वहाँ पर दो बंदों की एंट्री होती है जो बैटल के लिए जा रहे थे, लेकिन समय पर वो तीनों दुपक जाते हैं ताकि वो दोनों उसको देख ना सके। साथ ही साथ वो तीनों उनका पीछा कर उस पोर्टल में एंटर कर जाते हैं, जो पोर्टल कोई आम नहीं था, वो काफी बड़ा पोर्टल था। फिर वो पहुँच जाते हैं टोक्यो, जिसे बर्बाद दुनिया के नाम से जाना जाता है। तभी वहाँ की गार्जियन उनसे पूछती है, तुम कौन हो? क्या तुम एकेडमी के स्टूडेंट हो? वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर ताकेशी उनको बताता, हम यहाँ अपने दोस्त को ढूंढने के लिए आए हैं, उसका नाम मोई आइबा है। ये बात को सुनकर गार्जियन कहती कि वह इस बैरियर से होकर नहीं गुजरी, मेरी सलाह लो और तुरंत अपनी एकेडमी की ओर जाओ। इसी के साथ उन पर किसी ने हमला कर दिया, पर वो बैरियर में होने की वजह से बच जाते हैं। यहाँ तक कि गार्जियन उनको बताती, हम यहाँ सेफ है, कोई भी मैजिक हमारे चारों ओर मौजूद बाधाओं को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। मैं यहाँ की कंसीयर्स हूँ। कंसीयर्स का मतलब होता है किसी की मदद करना या किसी व्यक्ति की सेवा करना, इसे ही कंसीयर्स कहते हैं। हम उन सभी रूट्स को देखते हैं जो बर्बाद दुनिया और लाइफ वर्ल्ड को जोड़ती है। जिसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जिसने एक बंदे को पूरी तरीके से मिटा के रख दिया, पर ताकेशी अपनी चिंता ना करते हुए उसको बचाने के लिए जाने लगा। साथ ही साथ वो उनको एकेडमी में वापस जाने को कहता है, पर वो उसकी बात को ना मानते हुए ताकेशी के पीछे पीछे जाने लगे। उनको बाहर जाता देखकर गार्जियन काफी गुस्सा होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी जगह से हट नहीं सकता। अगर वो हट गया तो बैरियर ब्रेक हो जाएगा। फिर घोस्ट ट्रेलर्स उनकी एकेडमी और लाइफ वर्ल्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मोई को देखते हैं जो उसका भाई उसी की बैंड बजा रहा था। साथ ही साथ तत्सुगनाशी बताता, तुम यह कैसे समझ नहीं पाई कि यह एक चाल था? चिंता मत करो, मुझे तुम्हें जिंदा ले जाने का ऑर्डर मिला है और मुझे जरा भी स्मरण नहीं था कि मैं तुम्हारा भाई था। वैसे भी तुम मुझे अपना भाई कहती हो, तो फिर भी तुम मुझ पर गन ताने हुए हो। जिसके बाद वो मोई को अपने एक ही हाथ से उठा लेता है। साथ ही साथ मोई कही, भाई प्लीज मेरी बात सुनो,
मैंने तुम्हें वह व्हाइट ग्लव्स तुम्हारे बर्थडे पर दिया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? तभी उसकी मेमोरी में उसको कुछ पल याद आते हैं, पर वो उस पर विश्वास ना करते हुए मोई से कहता, तुम चाहे जो भी कुछ कहो, मैं टेलर्स का तत्सुगनाशी हूँ, अपनी बकवास अपने पास रखो। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे टॉर्चर करने लगता है, साथ ही साथ उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी। तभी वहाँ पर ताकेशी पहुंच जाता है, लेकिन तब तक काफी देरी हो चुकी थी क्योंकि तत्सुगनाशी ने उसको ज्यादा ही टॉर्चर कर दिया और उसकी ऐसी हालत को देखकर ताकेशी अपने ट्यूबलाइट शॉट के साथ उस पर हमला कर देता है। यहाँ तक कि ताकेशी तत्सुगनाशी से कहता, तुम तो उसके बड़े भाई हो और तुमने उसके साथ क्या कर दिया? जिस पर तत्सुगनाशी बताता, तुम उसे छोड़ नहीं सकते, लिबरेट। फिर वो उसके चंगुल से बाहर आते के साथ आइस विजर्ड से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ताकेशी अपने इवेसिव मैजिक को एक्टिवेट करने के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, पर उसका फाइनल अटैक ताकेशी को हिट करने में कामयाब रहा, जिसकी वजह से ताकेशी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी तत्सुगनाशी ने कहा, मुझे तुम पर दया आती है लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, आइस कैसल। और उस मैजिक की वजह से ताकेशी के नीचे फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, पर ईदा काजुमी उसको धक्का देकर खुद उस फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाता है। जो देखकर ताकेशी उस आइस को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकाम रहा। उसको यूं कोशिश करता देखकर ईदा काजुमी बताता, ताकेशी सब ठीक है, जल्दी करो और आइबा को बचाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी ताकेशी मोई की हालत को देखता है, इसलिए वो उससे माफी मांगते हुए मोई को बचाने के लिए जाने लगा। उसको वहाँ से जाता देखकर ईदा सोच रहा था जहाँ पर कुछ बदमाश एक छोटी सी बच्ची को परेशान कर रहे थे। तभी ताकेशी वहाँ पर पहुँच गया, जो उनकी अच्छी खासी खातिरदारी कर देता है। तभी वहाँ पर ईदा काजुमी भी आ गया, जो देखकर वो काफी गुस्से में था क्योंकि उसको लगा कि यह मेरी बहन को परेशान कर रहा है। फिर ताकेशी ने ईदा से कहा, क्या तुम इसके बड़े भाई हो? एक भाई को कभी भी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और वो ये कहते ही वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम ईदा काजुमी को देखते हैं जिसको सांस नहीं आ रही थी। साथ ही साथ वो ईसोशिमा से कहता, अचानक सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ताकेशी उसका डटकर सामना कर रहा था, पर वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, जो देखकर तत्सुगनाशी ने कहा, तुमने लिबरेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जबकि ताकेशी कह रहा था, आखिर ये बला है क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे कारण मोई को कितना कष्ट सहना पड़ा? ये बात को सुनकर तत्सुगनाशी बताता कि अगर वो मेरी छोटी बहन होती तो फिर मैंने उसके साथ जो भी कुछ किया उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होता। ये कहते ही तत्सुगनाशी ने उस पर हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन ताकेशी भी उसके अटैक को ब्लॉक करे जा रहा था। साथ ही साथ उसने उसकी आइस के हमलों को काजुमी की तरफ फेंक दिया, जिसकी वजह से ईदा काजुमी आइस के असर से आजाद हो चुका। यहाँ तक कि ताकेशी मोई को ईसोशिमा पर रखकर उसे हील करने को कहता है, जबकि वो ईदा काजुमी को बताता कि तुमको इसमें तुरंत अपने मैजिक को डालना होगा क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब मुझे उस बुलेट की जरूरत होगी। मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। इसी के साथ ताकेशी तत्सुगनाशी का फिर से सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है, जो देखकर तत्सुगनाशी कहता, एक इवेसिव मैजिक यूजर, मुझे लगता है तुम इसे कुछ देर के लिए मजेदार बना सकते हो। क्या तुम सच में इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो? जिस पर ताकेशी बताता, मैं बस इतना ही चाहूंगा, मैं तुम्हें और मोई को वापस ले जाऊं। दूसरी तरफ मोई को होश आ चुका, जो देखकर ईदा काजुमी पूरे जोश के साथ अपने मैजिक को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगता है। जिसके बाद उनके दरमियान फाइट शुरू हो चुकी। फाइट के दौरान तत्सुगनाशी ने बिग हेल से उस पर अटैक कर दिया, जिसको देखकर ताकेशी अपने प्रोटेक्शन फॉर्मेशन से उसे रोकने लगता है, पर तत्सुगनाशी का अटैक ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ताकेशी के फॉर्मेशन को पेनिट्रेट कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हो चुका। ये देखकर ईसोशिमा और मोई उसको बचाने के लिए खुद उसके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन ताकेशी खुद पर प्रेशर डालते हुए कहता, ईदा काजुमी क्या तुमने कर लिया? जिस पर ईदा काजुमी बताता, बस थोड़ी देर रुक जाओ और तुम भी तैयार हो जाओ। ये बात को सुनकर ताकेशी कहता कि मैं समझ गया, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। इसी के साथ वो अपने मैजिक पावर को जबरदस्ती इंक्रीज करने लगता है। दूसरी तरफ तत्सुगनाशी ने आइस ब्लेड से ताकेशी पर अटैक कर दिया, जिसको बचाने के लिए वो दोनों खुद अपने प्रोटेक्शन बैरियर को क्रिएट कर देते हैं ताकि ताकेशी को कुछ समय मिल सके। यहाँ तक कि ईदा काजुमी उस बुलेट को तैयार कर देता है, जो सुनकर ताकेशी कहता, उसे फेंको। जिसके बाद उसकी ट्यूबलाइट सोर्ड भी गन सोर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसने उस बुलेट को पकड़ने के साथ उस बुलेट को अपनी ट्यूबलाइट सोर्ड में डाल दिया, जिसकी वजह से उस सोर्ड में फायर पावर आ जाती है। साथ ही साथ उन दोनों की फॉर्मेशन भी ब्रेक होने की कगार पर थी, लेकिन समय पर ताकेशी अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर तत्सुगनाशी कहता, नामुमकिन, यह दूसरे मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? उसके ये कहते ही तत्सुगनाशी को वो अटैक लग गया, जिसकी वजह से वो एक ही अटैक में छल्ली छल्ली हो जाता है। दूसरी
दूसरी तरफ हम एक न्यू पर्सन को देखते हैं जो ताकशी के इवेसिव मैजिक को देखकर काफी इम्प्रेस हुआ। सबसे ज्यादा हैरान वो तब होता है जब उसने ट्यूबलाइट सोर्ड को देखा। फिर वो तत्सुगनाशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ताकेशी बोल रहा था, नवंबर में एक मिस्टीरियस बिल्डिंग दिखाई दी। यह इल्यूजन मैजिक द्वारा क्रिएट किया गया था। यहीं पर स्कूल एंसेस्ट्रल एग्जाम दिया जाएगा। हेड मिनिस्ट्रेट शीजो ने ऑर्डर दिया कि अगर हमने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया तो हमें मोई के बड़े भाई को बचाने का मौका मिलेगा। मैं मोई के उसके भाई को वापस दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहता हूँ। फिर मिस्टर हितोशी बताते, अब हम इवेसिव मैजिक के पार्ट को शुरू करेंगे। स्कूल एंसेस्ट्रल एग्जाम इस शहर के इल्यूजन मैजिक से क्रिएट किया गया था। इस टेस्ट का उद्देश्य दूरी पर स्थित उस इमारत तक पहुंचने की कोशिश करनी है। बस अभी से शुरू करो। कम ऑन, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही अच्छा होगा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वो स्टूडेंट तुरंत ही क्लॉक टावर की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही साथ मिस्टर हितोशी बताते, रास्ते में तुमको विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुमको आगे निकलने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम इंजर्ड हो जाते हो तो तुमको जबरदस्ती फर्स्ट स्टैंड तक टेलीपोर्ट किया जाएगा। फिर हम टेस्ट साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑप्टिकल्स ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, पर ताकेशी समय पर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम उसे दूसरी तरफ देखते हैं जो उसी बंदे को देख रहा था। तुम ओरिगामी हो ना, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर ओरिगामी बताता, जाहिर है इवेसिव मैजिक एग्जाम को देने के लिए। आखिर तुम कौन हो? ये बात को सुनकर ताकेशी काफी हैरान होने के साथ कहता, ताकेशी नाना से। तभी ओरिगामी ने कहा, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर ताकेशी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो उसको याद भी नहीं है। और क्या से तुम्हारा क्या मतलब है? इसी के साथ ताकेशी उन खतरनाक मेमोरी को याद करता है। जिसके बाद वो सीरियस होते हुए उससे कहने लगा, तुम जैसा ट्रेलर यहाँ पर क्यों है? जिसके जवाब पर ओरिगामी कहने लगा, हाँ? ट्रेलर कौन है? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, लेकिन मेरे सामने से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से उड़ा दूंगा। इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। ऊपर की ओर ये सब नजारे मिस्टर हितोशी भी देख रहे थे। तभी शीजो आते के साथ मिस्टर हितोशी से बोलती, क्या ये सब शुरू हो गया हितोशी सैन से? जिस पर मिस्टर हितोशी एग्री थे। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ जो देखकर शीजो कहती, ऐसा लगता है कि इस साल भी कुछ स्टूडेंट को मुश्किल रास्ता अपनाना पड़ रहा है। पिछले साल इतने ज्यादा स्टूडेंट हो गए थे कि योदो सैंसे को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। इस साल उनकी गिनती कम रखने की कोशिश करेंगे। क्या आप इस बात पर एग्री हैं? पर मिस्टर हितोशी कहने लगे, हाँ क्यों नहीं। ताकेशी को अभी थोड़ा झटका लगा था क्योंकि वह अभी ओरिगामी से टकराया जो उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। आखिरकार उसकी मेमोरी फिर से लिखी गई है। जिस पर शीजो बताती, इस बैटल में जीतने के लिए हमें हर मैजिक की जरूरत है जिसे हम अपने पक्ष में कर सकें। अब बेहतर होगा कि मैं बाकी जगहों को ऑब्जर्व करने के लिए निकल जाऊं। फिर ताकेशी बताता, यह एग्जाम शहर के अलग अलग लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया है। लेवल 1 कॉर्पोरियो मैजिक के लिए था, जहाँ पर इशोशिमा काफी परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो भूल भुलैया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेवल 2 डिस्ट्रक्शन मैजिक का है और वहाँ पर इदा काजुमी भागते हुए चिल्ला रहा था। लेवल 5 में एक्सेलरेटिव मैजिक एग्जाम ऑर्गेनाइज की गई है और लेवल 4 इवेसिव मैजिक के लिए था। अगले सीन में विच कहती, तो फिर क्या हम इसे शुरू करें और हमें दिखाओ कि ट्यूबलाइट सोर्ड कितनी शक्तिशाली है। जिसके बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं और ये विच यहाँ पर क्या कर रही है और ये किसके कहने पर यहाँ पर आई है, ये बात मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो हमने कुछ देर पहले देखा था जहाँ पर तत्सुगनाशी कह रहा था, तुम इसे कैसे समझ नहीं पाई कि यह एक जाल था? तो हमें इसी बात से पता चल गया था कि घोस्ट ट्रेलर्स के साथ वो विच मिली हुई है। अब कहानी की तरफ आते हैं। दूसरी तरफ एक राइनो ताकेशी के पीछे नहा धोकर पड़ गया था, पर उसके भागने के दौरान ही वहाँ की जगह में कुछ अजीब होने लगा। यहाँ तक कि वो राइनो अचानक गायब हो गया और ताकेशी भी अचानक ही कहीं चला जाता है। साथ ही साथ इसका पता वहाँ के सारे टीचर्स को हो चुका कि यह एक ब्लैक मैजिक है। जिसके बाद ताकेशी टेलीपोर्ट होकर लेवल 1 कॉर्पोरियो मैजिक वाली जगह पर आ जाता है। इसी के साथ हम एक जाइंट गोलम को देखते हैं जिसने इशोशिमा पर हमला कर दिया, लेकिन ओरिगामी उसको बचा लेता है। साथ ही साथ उसने उसे एक ही बारी में खत्म कर दिया। फिर वो इशोशिमा से कहता, अपना ध्यान कहीं और मटकने मत दो। हे, क्या हम पहले कभी मिले हैं? मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो अपना नाम इशोशिमा कुरुमी बताती है। तभी ओरिगामी ने कहा, लगता है मैं तुम्हें जानता ही नहीं। पर इशोशिमा उसे जानती थी, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में उससे कहती, तुम ओरिगामी हो ना?
वह जो मोई का पीछा कर रहा था। यहाँ तक कि तुमने ताकशी से भी फाइट की थी। ये बात को सुनकर ओइगामी कहता, ताकशी तुम्हारा मतलब ताकशी ननासे से है। साथ ही साथ उसके हाथ में काफी ज्यादा इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट रेट टैंक की ओर टेलीपोर्ट होने लगा। लेकिन वो जाते हुए कहता, लगता है मैं पीछे हट रहा हूँ। इसी के साथ वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। उसके जाने के बाद वहाँ पर ईदा काजुमी आ जाता है, जिसके बाद हम उन सबको लेवल 1 में देखते हैं, जहाँ पर मोई कह रही थी, मेरा अनुमान है कि लेवल 1 भी लुप्त हो जाएगा, पर शुक्र है कि तुम सब ठीक हो। तभी ताकशी पूछता, आखिर यहाँ पर क्या हुआ? जिस पर ईदा काजुमी बताता, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, पर यह काफी अजीब था। जब फर्श अचानक गायब हो गया और फिर मुझे यहाँ पटक दिया गया, पर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्या हुआ था। फिर ईसोशीमा बताती, मेरी मुलाकात ओइगामी से हुई थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो मुझे जानता ही नहीं। जो सुनकर मोई कहती, इसका मतलब उसकी यादें जरूर चली गई। फिलहाल हम सिर्फ लक्ष्य तक पहुँचने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। उसके ये कहते ही वो सारे वहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। यहाँ तक कि वो एग्जिट तक पहुँचने ही वाले थे, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक जाइंट गोलम आ चुका, जिसके आने का ही प्रेशर काफी ज्यादा था और उसे देखकर वो तीनों एक के बाद एक अटैक उस पर करे जा रहे थे, लेकिन वो सब नाकाम रहे। यहाँ तक कि उस गोलम ने ईदा काजुमी के हिस्से पिस्सी कुल कर दी, जिसके बाद ताकेशी काजुमी से कहा, ईदा समय आ चुका है। जो समझकर ईदा काजुमी वो बुलेट को बाहर निकालने के साथ उस पर थ्रो कर देता है, पर वो थ्रो किसी काम का नहीं था। ये देखकर ईसोशीमा कहती, यह किस प्रकार का थ्रो था? जिसके बाद ताकेशी कहा, हे मोई, क्या तुम इसका ध्यान भटका सकती हो? इसी के साथ वो उसका ध्यान भटकाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ ईदा काजुमी कह रहा था, बकवास, ऐसा लगता है कि मुझे इसे खुद ही संभालना होगा। तुम कहाँ से आ गए? ये काम मेरा है। क्योंकि गोलम को वो दोनों लड़कियां संभालने लगती है, जिसकी वजह से गोलम का ध्यान उनकी तरफ चला गया और वो गोलम उनको एक जोरदार पंच मारने के लिए आगे बढ़ चला। पर ईदा काजुमी वक्त पर आते के साथ फ्लेम पंच से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने ही अटैक से खुद झाड़ियों में जा घुसा। दूसरी तरफ ताकेशी भी अपनी ट्यूबलाइट स्वॉर्ड के फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए यूनिएबल ब्लास्ट फॉग से उस पर हमला कर देता है और उसके एक ही अटैक की वजह से वो गोलम 2 भागों में बंटकर मारा गया। तभी वहाँ से एक कार्ड गुजरता है जो उस विच के पास चला गया। तभी वो विच कहती, उस समय मैजिक ट्यूबलाइट स्वॉर्ड को इतनी अच्छी तरीके से जानती नहीं थी, वह ऐसी नहीं थी। इससे ज्यादा और क्या, बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही। मैं किसी और को ट्यूबलाइट स्वॉर्ड नहीं लेने दूंगी, यह मेरी है। जिसके बाद ईसोशीमा ताकेशी से कह रही थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर ताकेशी बताता, ऐसा क्यों? वैसे भी गेको अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होगा, शायद उसे मेरे बिना ही अच्छा लगेगा, जो उसे परेशान करेगा। तभी ईसोशीमा ने कहा, क्या तुम हमारे पिछले साल का वादा भूल गए? हमने वादा किया था कि हम न्यू ईयर पर एक साथ मिलकर टेम्पल जाएंगे और उसके एग्जाम के लिए गुड लक चार्म खरीदेंगे। ताकेशी, तुम झूठे हो और तुम न्यू ईयर अपने फैमिली के साथ कैसे नहीं मना सकते? उसकी ऐसी बातों को सुनकर ताकेशी भी भड़क जाता है। फिर उससे कहता, ईसोशीमा, मुझे अपने वादे से मुकरने के लिए अफसोस है, लेकिन ऐसा करने के पीछे मेरे अपने रीजन है। मैं घर नहीं जा रहा हूँ। जिसके बाद ईसोशीमा नाराज होकर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में ताकेशी और मोई एक संग प्रैक्टिस कर रहे थे, पर ताकेशी काफी ज्यादा थक चुका था। तभी मोई कहती, यह काफी अच्छा है और बहुत अच्छा है। ये बात को सुनकर ताकेशी कहने लगता है, मैं तो ठीक हूँ। जिसके बाद मोई का कहना है, मुझे ऐसा मत कहो। उसकी ऐसी अजीबोगरीब बातों को सुनकर ताकेशी उसे एक बार चेक करता है, जिससे उसको मालूम हुआ कि इसको तो फीवर है। इसी के साथ ताकेशी उसे उसके बेड पर लेटा दिया। फिर वो वहाँ से जाने लगा, पर मोई उसे वहाँ से जाने नहीं देती, बल्कि वो उसे अपने कंबल में लेते हुए सुलाने लगती है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर ताकेशी भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, पर उसके सोने के साथ ही वो मौका पाकर वहाँ से जाने लगा। तभी ईसोशीमा उसे वहाँ देखकर कुछ गलत समझ लेती है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में ताकेशी को अपने रूम से भगा देती है। यहाँ तक कि उसने मोई को भी नहीं छोड़ा, उसे भी वहाँ से भगा दिया। पर मोई ताकेशी के पास चली जाती है और वो उसको बताने लगती, ताकेशी, ईसोशीमा को क्या हुआ? लेकिन ताकेशी उसे अपने पास बिठाकर उसको अपने और ईसोशीमा के रिश्ते के बारे में सब कुछ बताने लगता है। और गाइस, मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, ताकेशी ने ईसोशीमा को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। अगले सीन में ईसोशीमा ओइगामी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, पर वो बीच में ही शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात ताकेशी से हुई, पर वो उसे टकराने के साथ वहाँ से भाग गई। यहाँ तक कि ताकेशी ओइगामी को देखकर सब कुछ समझ चुका था। और इसी के साथ यह सीरीज यहीं पर एंड होती है। बात रही पार्ट 2 की, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पार्ट 2 जल्द आएगा। और आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो कमेंट में जरूर बता देना।